दोस्तों, स्वागत है आपका इस हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड चैनल में, जिसमें मैं आपको एक टॉपिक हुआ करता है परसुइंग, हिंदी में जिसे हम कहते हैं पद परिचय। और पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम के साथ साथ हम कारक चिन्हों को भी समझते हैं। कारक चिन्हों की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और ये कारक वाक्यों में शब्दों को जोड़ने का क्या काम करते हैं, इसे एक परिभाषा के रूप में, एक रेखा चित्र के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है, वह हमारा कारक कहलाता है। एक बार फिर से समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य का संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाए, वह कारक कहलाता है। यह कारक हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारे पास 8 प्रकार से हैं, जिसमें कर्ता कारक, दूसरा क्रम से कर्म कारक, और तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, और इसके कुछ विशेष तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फिर है संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक और संबोधन कारक। प्रत्येक के जो खास तरीके से उसे परिभाषित किया गया है, उसका जो सिद्धांत है, जैसे हम उसकी पहचान करते हैं, और उनके एक एक दो दो उदाहरण मैंने इन्हीं के सम्मुख लिखे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रारूप के माध्यम से हम एक एक को समझते चलते हैं। कर्ता कारक वह कारक होता है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न करने, क्रिया को पूरा करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, वह कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात कोई भी काम जिसके द्वारा किया जाता है या पूरा किया जाता है, वह उस कार्य का कर्ता कहलाता है। और यह इसका कारक चिन्ह ने के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी ने खाना बनाया, खाना बनाने का कार्य किसके द्वारा पूरा हुआ? माता जी के द्वारा। यहाँ मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, माता जी खाना बनाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ ने चिन्ह देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो एक विशेष तथ्य है कि ने चिन्ह हम भूतकाल के वाक्यों में ही प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने चिन्ह देखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे कर्म कारक की। कर्म कारक की पहचान ये होती है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वह हमारा कर्म कारक होता है। और इसका चिन्ह होता है को। जिस भी पद के साथ को चिन्ह जुड़ा रहेगा, वह हमारा कर्म कारक है। अब मैंने यहाँ आपको एक चीज बताई कि जिस भी पद या शब्द के साथ को चिन्ह जुड़ा हुआ है, वह कर्म कारक ही होगा। इस बात पर मैं दबाव इसलिए नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि को चिन्ह को मैंने यहाँ भी निर्देश दिया है कि जहां आप अधिकरण कारक में हमारे पास चिन्ह होते हैं में और पर, उसके साथ साथ को चिन्ह को भी इस अधिकरण कारक में स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए इसकी पहचान के लिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वहां तो हम उसे कर्म कारक के रूप में जानेंगे। जैसे अध्यापक जी ने बच्चों को बुलाया। किसे बुलाया? बच्चों को बुलाया। और बच्चा फल खाता है, यहाँ पर को चिन्ह हमारा विलुप्त है, छुपा लिया जाता है। लिखते समय भी और बोलते समय भी जब हम इसका लोप कर लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह कर्म कारक के चिन्ह को आप ये समझेंगे कि फल कौन खाता है? बच्चा। क्या खाता है? तो क्या के जवाब में जो भी आपका आंसर आए, वह हमारा कर्म कारक रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्म कारक को जानते हैं। जिस भी पद
या शब्द के माध्यम से वाक्य में क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है। जैसे बच्चे क्लास कलम से लिखते हैं। बच्चे कलम से लिखते हैं। किससे लिख रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं। साधन के रूप में प्रयोग किया है काम को पूरा करने के लिए। कुछ बच्चे कार से आते हैं। विद्यालय अगर जा रहे हैं तो कार से आ रहे हैं, सामान्य तरीके से साइकिल से, पैदल यात्रा करते हुए, या स्कूल का वाहन वहां पर उपलब्ध रहता है। इस प्रकार से तो कुछ बच्चे कार से आते हैं, बच्चे कलम से लिखते हैं। तो जिस साधन के द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है वह करण कारक होता है और इसका चिन्ह होता है से। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक बहुत ही अच्छा कारक, जिसमें समर्पण का भाव हो, संज्ञा सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें समर्पण का भाव होता है, उपकार का, उदारता का भाव होता है और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। उदाहरण के रूप में मेहमान बच्चों के लिए उपहार लाए, समर्पित किया बच्चों को। मेरी दादी गरीबों को खाना देती हैं। तो यहाँ पर उपकार करने का भाव, किसी के प्रति उदारता का भाव, किसी को समर्पण करने का भाव ही संप्रदान कारक होता है। अब इसी सीरीज में आगे जिसका नाम है अपादान कारक, जिस पद से कोई भी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहां कारक चिन्ह से ही होता है, करण कारक के चिन्ह की तरह, जिसमें से तो यहाँ पर अलग होने के भाव है, वहां पर साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उदाहरण जैसे फूल पेड़ से गिरा, फूल पेड़ की डाली पर लगा हुआ है, वो टूटा और नीचे गिरा, तो अलग होने के अर्थ में। गंगा हिमालय से निकलती हैं। हिमालय पर्वत से गंगा नदी अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है। इसके कुछ विशेष तथ्य, जहां जहां स्थितियों में हम अपादान कारक का ही उपयोग करते हैं, जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो तो वहां पर भी हम अपादान कारक को ही उपयोग में लाते हैं। जैसे कल से एक दिवसीय मैच आरंभ होगा। कब से आरंभ होगा? कल से आरंभ होगा। जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो, जिससे डर लगने का, जैसे राम शेर से डर गया, राम शेर से डर गया, तो से यहाँ पर डर लगने के भाव में प्रकट हुआ है से। और जिससे तुलना की जाए, तुलना के अर्थ में जैसे निखिल प्रणव से बुद्धिमान हैं, निखिल प्रणव से बुद्धिमान है, तो तुलना के अर्थ में भी हम से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने उपमा अलंकार के अंतर्गत इसे देखा होगा। और जिससे भी आप शिक्षा प्राप्त करें, जिससे भी आप शिक्षा प्राप्त करें, वहां भी से चिन्ह का भाव होता है। हम अपने गुरु से पढ़ते हैं, हम अपने गुरुजी से पढ़ते हैं, तो वहां पर जहां शिक्षा प्राप्त हो वहां भी हम से अपादान कारक का ही चिन्ह उपयोग में लाते हैं। और जिससे लज्जा का भाव हो, लज्जा के भाव में वह अपने ससुर से पर्दा करती हैं, वह अपने ससुर से पर्दा करती हैं। पर्दा करना अपने आप में दूसरे का लिहाज रखना, लज्जा करना, शर्म और सम्मान देने के भाव के साथ साथ उसमें लज्जा का भाव समाया हुआ रहता है। इस प्रकार मैंने विशेष तथ्य को इंडिकेट करके आपके सामने लिखा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो सकते हैं, विशेष तथ्य हो सकते हैं। आगे हमारा संबंध कारक, संबंध शब्द से ही पता चला कि उसमें एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध स्थापित होता है। जैसे आप
किसी क्रिया का दूसरे पद के साथ, कर्म का किसी अन्य शब्द के साथ संबंध हो, तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों से, दूसरे पदों से संबंध प्रकट कराया जाता है, वहां पर कारक चिन्ह होता है हमारा का, के, की अथवा रा, रे, री और ना, ने, नी। ये हमारे संबंध कारक के कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें कहते हैं विभक्ति। उदाहरण के तौर पर यह पुस्तक सुरेश की है, पुस्तक का संबंध सुरेश से दर्शाने वाली बात कही गई है। ऐसी स्थिति में हमारा संबंध कारक है इस प्रकार। आगे हमारा आता है अधिकरण कारक, जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो, अर्थात जहां उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, प्राणी का अधिकार दर्शाया जाए उस स्थान पर। इससे क्रिया में स्थान और काल के बारे में पता चले। वास्तव में ऐसा ही क्रिया का आधार होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। या मैंने एक नोट लिखा है जो मैंने अभी बताया था आपको कर्म कारक के साथ, कि में और पर क्रिया का आधार बताते हुए एक और परसर्ग जिसे नाम दिया गया है को, जो हम कर्म कारक में पढ़ते हैं, उसे अधिकरण कारक में भी स्वीकार कर लिया गया है। जैसे बिल्ली छत पर बैठी हुई है, बिल्ली इस वक्त कहाँ है? छत पर है। पिंजरे में शेर हैं, इस समय शेर कहाँ है? पिंजरे में। तो यहां पर जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो उसे हम अधिकरण कारक के रूप में जानते हैं, समझते हैं। और आखिरी जिसे हम कहते हैं संबोधन कारक, किसी को बुलाने के लिए, किसी को आवाज लगाने के लिए, किसी को सचेत करने के लिए, किसी को जागरूक करने के लिए हम इस प्रकार के जो कर्ता कारक के रूप में ही कोई नाम हो उनके साथ ये चिन्ह जोड़ देते हैं, हे सुरेश। तो यहां पर संबोधन किया गया, और यह भी आपको संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे हे प्रभु सबकी रक्षा करो, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दीजिए, हे ईश्वर सबको सद्मति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ संबोधन किया गया है भगवान को, प्रभु को, या किसी व्यक्ति के लिए आप संबोधित करें, अरे सुरेश तुम यहाँ आओ, तो अरे सुरेश के नाम के साथ जब अरे शब्द जोड़ा गया है तब वह संबोधन है, उसे संबोधित किया गया है, तो वह संबोधन कारक के रूप में हमारे पास आ जाता है। इस प्रकार कारकों के आधार पर हिंदी भाषा में हमने 8 प्रकार के ये कारक पढ़े। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। धन्यवाद।